हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शीना गुप्ता फ्रॉम कॉमर्स पाठशाला। तो बच्चा, आज की क्लास में हम करने वाले हैं नेशनल इनकम का थ्योरी को कंप्लीट। सो बेसिकली दिस इज योर क्लास नंबर 5th आई गेस, जिसके अंदर अब हम लास्ट क्लास है जो हमारा थ्योरी के छोटे मोटे कंसेप्ट हैं वो हम कंप्लीट करने वाले हैं, और अगली क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स का बेस एंड न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट। राइट, तो फटाफट से आज की क्लास के छोटे मोटे कंसेप्ट कर लेते हैं। सो इन टुडेज क्लास आई विल बी टीचिंग यू स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट, नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट, जीडीपी, वेलफेयर और आपका एक नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी सबसे लास्ट में लेंगे। सारा कुछ समझने के बाद ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी वो सारी चीज़ें जीडीपी के बारे में समझने के बाद। राइट, तो स्टॉक एंड फ्लो, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। स्टॉक एंड फ्लो क्या कह रहा है, इस कंसेप्ट के अंदर क्या कह रहा है? सबसे पहले तो अगर मैं इसको मार्क्स के हिसाब से आपको जज करूं तो इसके अंदर आपका मोस्टली 1 मार्कर आता है। डिफरेंस आने के चांस काफी कम रहते हैं इसके, जो सामने डिफरेंस दे रखा है 1 मार्कर में आता है। आइडेंटिफाइंग टाइप वाला टॉपिक है ये, ठीक है। अब कह रहे इकोनॉमिक्स के अंदर ना जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, हम उसको दो तरीके से बेसिकली निकालते हैं। दो तरीके से निकालते हैं इन द सेंस, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं निकाल रही हूँ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आज के दिन कितना है वो। राइट, फॉर एग्जाम्पल मेरा बैंक बैलेंस आज के दिन कितना है, मैसेज आता है ना, बैंक अकाउंट है उसमें आपका फोन में मैसेज आता है कि भैया आज का आपका बैंक बैलेंस इतना है। तो इस तरीके से बैंक बैलेंस एज ऑन डेट फलाना फलाना। तो एक तो ये होता है, और एक होता है आपका ड्यूरिंग अ पीरियड, पूरे महीने मेरी सेल्स कितनी रही, पूरे महीने मेरे प्रॉफिट्स कितने रहे, पूरे साल मेरे प्रॉफिट्स कितने रहे, पूरा साल, यानी टाइम डायमेंशन होता है उसके अंदर, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो ऐसे दो कंसेप्ट हमारे होते हैं जिनको हमने बोला, एक को स्टॉक और एक को बोला फ्लो कंसेप्ट। राइट, अब इसके अंदर हम सारी की सारी चीज़ों को डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ वाटर इन अ टैंक, यानी कि टैंक में जो पानी है तो वो स्टेबल है। 5 लीटर पानी पड़ा है टैंक के अंदर, अभी की तारीख में, आज की डेट में 5 लीटर 5 लीटर वाटर पड़ा है टैंक के अंदर। तो ये क्या हो गया, वाटर इन अ टैंक, स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या कह रहा है कि बेसिकली आज के दिन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो चीज कितनी है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ वाटर इन अ स्ट्रीम, कितना पानी बह गया 1 घंटे में, 5 लीटर। 5 लीटर पानी बहा 1 घंटे में, टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, टाइम डायमेंशन दे रखा है। सो मेजर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जो चीज ड्यूरिंग अ पीरियड मेजर होती है वो क्या होती है, आपकी फ्लो कंसेप्ट। तो जो चीज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर होती है वो होती है आपकी स्टॉक कंसेप्ट, और जो आपकी ड्यूरिंग अ पीरियड मेजर होती है वो क्या होती है, आपकी फ्लो कंसेप्ट। राइट, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बेसिकली आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो थोड़ा सा बेहतर ये चीज, एक छोटा सा हिंट देती हूँ। बैलेंस शीट बनाते हो और पीएनएल बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस की हेडिंग क्या लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, यानी पूरे साल में कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉसेस हुए, क्या एक्सपेंडिचर था, क्या इनकम थी। ये सारी की सारी है फ्लो कंसेप्ट, पूरे साल की निकल रही है। क्या, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, लॉसेस। इनकम जो है हमारी, अगर वो बेसिकली हमारा फ्लो कंसेप्ट है, तो इनकम के जो बच्चे होते हैं, इनकम कैन ईदर बी कंज्यूम और सेव, या तो खा सकती हूँ या बचा सकती हूँ। तो जो सेविंग्स होती है, जो कंजम्पशन होती है, वो सारी की सारी आपकी फ्लो कंसेप्ट होती है। राइट, ड्यूरिंग अ पीरियड होती है, महीने में, हफ्ते में, दिन भर में, पूरा आपका एक पर्टिकुलर घंटे में या समथिंग, इस टाइप से टाइम डायमेंशन के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होती है। सिमिलरली अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो जो बैलेंस शीट की आइटम होती है, जैसे कि आपका कैपिटल हो गया, वेल्थ हो गया। मैं विल लिखने बैठी भाई, मैंने विल लिखी और मैंने बोला आज के दिन मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, यहाँ पे जमीन है, ये है, वो है, फलाना है, ढिकाना है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये है आपका स्टॉक कंसेप्ट। अगर मनी एंड बेसिकली बैंकिंग चैप्टर आपके स्कूल में हो गया है, नहीं तो अभी मैं करवाऊंगी इसके बाद, तो मैं आपको उसमें डेफिनेशन बताऊंगी मनी सप्लाई की। मनी सप्लाई क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय माय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जितना पैसा मेरी पब्लिक हाथों में रख रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो होता है आपका मनी सप्लाई। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया, स्टॉक कंसेप्ट। तो हाँ जी, कैश एट बैंक हो गया आपका, कैश इन हैंड हो गया आपका, जो सारे बैलेंस शीट की आइटम्स होती है, कैपिटल हो गया आपका, वेल्थ हो गया आपका, ये सारी चीजें क्या होती है आपकी स्टॉक कंसेप्ट। और जो पीएनएल की आइटम है, प्रॉफिट हो गया, लॉसेस हो गया, प्रोडक्शन भी, कंजम्पशन भी, इनकम भी, एक्सपेंडिचर भी, सेविंग्स भी, ये सारी की सारी क्या होती है आपकी फ्लो कंसेप्ट। वाटर इन अ टैंक, स्टॉक कंसेप्ट। वाटर इन स्ट्रीम, ड्यूरिंग अ पीरियड निकालेंगे वो कि 1 घंटे में, 2 घंटे में कितना बहा, वो होता है आपका फ्लो कंसेप्ट। ये चीज समझ में आती है 100%। इसी का एक और एग्जाम्पल जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, दैट इज
इन्वेंट्रीज, स्टॉक और फ्लो। आज के दिन गोदाउन में इतना सामान पड़ा है, आज के दिन स्टॉक कंसेप्ट, और पूरे महीने इतना सामान आया, इतना सामान गया, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, तो ये क्या हो गया, फ्लो कंसेप्ट। समझ में आया? तो इसके एक बार डिफरेंस देखते हैं हम क्या कह रहा है। कह रहे स्टॉक कंसेप्ट मींस द क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल जो मेजर होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो क्या होता है आपका, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। कह रहे स्टॉक के अंदर देयर इज नो टाइम डायमेंशन, टाइम डायमेंशन नहीं होती है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बोलता है ये, और यहाँ पर टाइम डायमेंशन होती है। फॉर एग्जांपल पर आवर, पर डे, पर मंथ, पर ईयर, इस बेसिस पे हमारी टाइम डायमेंशन इसमें की जाती है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसके डिफरेंस का आप लोग। देन उसके बाद कह रहा है स्टॉक जो है वो स्टैटिक कंसेप्ट है, स्टैटिक मतलब ठहरा हुआ कंसेप्ट है, और ये डायनेमिक, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, कि बेसिकली पूरे महीने में इतनी आई, कभी ज्यादा कभी कम, तो एवरेजली इतनी आई है, एक घंटे में इतना पानी बहा, कीप्स ऑन चेंजिंग, तो डायनेमिक कंसेप्ट होता है, वो स्टैटिक कंसेप्ट होता है। देन उसके बाद कह रहे हैं वेल्थ हो गया, वाटर एंड टैंक, इन्वेंट्रीज, कैपिटल, मनी सप्लाई, बैंक बैलेंस, सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, एंड यहाँ के एग्जाम्पल्स भी ये है। अच्छा, इनकम अगर आपका फ्लो है तो नेशनल इनकम क्या होगी, फ्लो ही तो होगी। नेशनल इनकम फ्लो है तो उसी का ही रूप होता है जीडीपी, अभी हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम एग्रीगेट नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो नेशनल इनकम का ही रूप है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वो भी आपका फ्लो कंसेप्ट है। सारी की सारी इनकम जिस भी टाइप की होगी ड्यूरिंग अ पीरियड, पूरे साल अकाउंटिंग ईयर में कैलकुलेट होती है, तो ये क्या हो जाता है, फ्लो कंसेप्ट। छोटा सा हिंट, अगर लिखा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या डेट आ गई पूरी की पूरी, तो पर्टिकुलर डेट आ गई तो ये भी स्टॉक कंसेप्ट होता है। क्वेश्चंस पूछूंगी अभी, राइट। और अगर ड्यूरिंग अ पीरियड आता है आपका तो वो क्या होता है, फ्लो कंसेप्ट होता है। तो देखते हैं जरा क्वेश्चंस में, समझ में आया होगा होपफुली आपको ये। क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स एज ऑन 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 को मेरा बैंक डिपॉजिट था इतना, एज ऑन डेट है, तो ये क्या हो गया, स्टॉक कंसेप्ट। लॉसेस है, इनकम, एक्सपेंडिचर, लॉसेस, प्रॉफिट्स, पीएनएल, सारी की सारी क्या होती है, फ्लो कंसेप्ट। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर, पूरे साल की प्रोडक्शन की बात कर रहा है भाई हमारा, तो कितना हो गया, ये आपका फ्लो कंसेप्ट हो गया। देन उसके बाद प्रॉफिट जो होते हैं पीएनएल, फ्लो कंसेप्ट। पॉपुलेशन एज ऑन डेट दे रखी है तो स्टॉक है, एज ऑन डेट दे रखा है तो स्टॉक है। सेविंग्स, फ्लो कंसेप्ट है। जब इनकम फ्लो है तो उसके बच्चे भी फ्लो है, बच्चे मतलब यार आगे हम पढ़ेंगे इनकम डिटर्मिनेशन वाले चैप्टर में, दैट इनकम कैन ईदर बी कंज्यूम्ड और सेव्ड, या तो मेरे जो इनकम है वो मैं खर्च कर लेती हूँ अपने ऊपर, या सेव कर लेती हूँ, या एनी कॉम्बिनेशन, थोड़ा खर्च थोड़ा सेव, तो दो बच्चे हो गए ना इनकम के। तो अगर जो फादर है वो फ्लो है तो बच्चे भी फ्लो है, तो सेविंग्स और आपकी कंजम्पशन जो है वो भी आपका फ्लो कंसेप्ट है, राइट। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क है इसको करना। नेशनल इनकम, इनकम अगर फ्लो है तो नेशनल इनकम क्या होगी, कैपिटल, बैलेंस शीट की आइटम है, ड्यूरिंग लिखा है, तो ड्यूरिंग मतलब आपका क्या रहेगा, ये बैंक अकाउंट का बैलेंस जो हो गया आपका, रॉ मटेरियल डेट लिखा है आपका, राइट। प्रोडक्शन हो गया, वेल्थ, बैलेंस शीट की आइटम, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम का ही भाई है। तो ये होते हैं हमारे स्टॉक एंड फ्लो के, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम करने जा रहे हैं आपका नॉर्मल रेजिडेंस वाली कंडीशन। तो देखिए इधर नॉर्मल रेजिडेंसी। सो बेसिकली अब क्या कह रहा है इसके अंदर, अगर इस वाले टॉपिक का मैं जिस्ट दूं तो ये टॉपिक ऐसा पहचानने के लिए बोर्ड एग्जाम में कम आता है कि मुझे बता दो वेदर द फॉलोइंग विल बी नॉर्मल रेजिडेंट और नॉट। ऑल्दो हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है थोड़ा सा। ये आइटम्स इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड मतलब दूसरे कंसेप्ट से लेकर आता है, लेकिन वैसे पहचानने के लिए थोड़ा कम आता है, फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि ये हेल्प करेगा आपकी काफी सारी चीजों का बेस बनाने में। इसी के अंदर ही जो क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग टाइप के, जो ट्रू फॉल्स आएंगे, इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड, सारी चीजें जो आगे आएंगी वो इसके बेस पे होंगे, तो ध्यान दीजिए। कह रहा है नॉर्मल रेजिडेंट, मैं कब बोलूंगी ये पर्सन मेरे इंडिया का निवासी है और ये पर्सन मेरे इंडिया का निवासी नहीं है, मेरा इंडिया का रहने वाला है और मेरे इंडिया का रहने वाला नहीं है। तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, तो ये कब बोलूंगी। तो ये वाला कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल रेजिडेंसी की कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया छोटा सा हिंट, हम कब बोलते हैं कि वो मेरे इंडिया का निवासी है। एक तो सबसे पहले वो बेसिकली इंडिया के अंदर रह रहा है,
ठीक है, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन कितना टाइम? इंडियन अगर है तो ठीक है, अगर फॉरेनर है तो 1 साल से ज्यादा रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पैसे से रिलेटेड इंटरेस्ट इंडिया के अंदर लाई करता है, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट होता है। और ये कंडीशन हमारी कंपनीज पर, यानी जो हमारी कंपनी है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उस पर भी अप्लाई करती है, और सेम कंडीशन हमारी इंडिविजुअल पर भी अप्लाई करती है, दोनों पे हमारी कंडीशन है। तो क्या कह रहा है कि मैं कब बोलूंगी कि मेरे इंडिया का निवासी है या नहीं है? उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई कर रहा है और वो इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह रहा है, राइट। अब इसको ना थोड़ा सा मैं एक क्रिस आपको बहुत इजी वाला तरीका एक बताती हूँ इसके अंदर कि क्या क्या चीजें रहेंगी। पहले वर्बल, फिर मैंने लिख लिया, उसका आप स्क्रीनशॉट लेना, ध्यान देना इधर। इंडियन इन इंडिया, इंडियन इन इंडिया जहां मर्जी काम करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडियन हूँ, अगर मैं किसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रही हूँ जो बाहर की कंपनी है, मैकडोनल्ड्स में काम कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो कहेंगे तुम मैकडी में काम कर रहे हो, निकल जाओ बाहर, ये तो बाहर की कंपनी है। ऑल्दो द कंपनी इज वर्किंग इन इंडिया, बट बाहर वाली कंपनी में क्यों काम कर रहे हो, निकल जाओ, तुम्हारे निवासी नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता ना, पेट भरने के लिए तो कहीं भी काम करना पड़ेगा, राइट। तो इंडियन इन इंडिया पूरी स्टेटमेंट में लिखा है, इंडियन वर्किंग इन मैकडोनल्ड्स कंपनी इन इंडिया। आपने उसमें से क्या क्या निकालना है? इंडियन इन इंडिया, इंडियन इन इंडिया है जहां मर्जी काम करे, मेरा है भाई, वो पेट भरने के लिए कर रहा है, उसका तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट होगा। इंडियन इन इंडिया ऑलवेज नॉर्मल रेजिडेंट, हमेशा याद रखना। वेदर ही और शी इज वर्किंग इन एनी कंपनी, वेदर ही और शी इज वर्किंग इन एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, होता क्या अभी बताऊंगी, वेदर ही और शी इज वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी, होता क्या वो भी अभी बताऊंगी। कहीं मर्जी काम कर ले, इंडियन इन इंडिया मेरा है, जहां मर्जी काम कर रहे, ठीक है जी। तो कंडीशन किसके लिए लगाएं फिर? फॉरेनर के लिए। तो फॉरेनर इन इंडिया है अगर 1 साल से ज्यादा काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन वर्किंग इन लेट्स सपोजिंगली टाटा कंपनी इन इंडिया फ्रॉम पास्ट 5 years, अमेरिकन वर्किंग इन टाटा कंपनी इन इंडिया फ्रॉम पास्ट 5 years, 5 साल से काम कर रहा है, 1 साल की कंडीशन है, तो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया हो गया। और अगर लिखा होता फ्रॉम फॉर पास्ट 5 months, तो 1 साल से कम की कंडीशन हो गई, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, सिंपल। तो फॉरनर इन इंडिया 1 साल से ज्यादा काम कर रहा है तो मेरा है, नहीं तो नहीं है। इसके कुछ एक्सेप्शंस है, इजी तो लग रहा है ये, लेकिन इतना इजी टॉपिक नहीं है, थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है, ध्यान देना। इसके कुछ एक्सेप्शंस है। अब एक्सेप्शंस क्या है आपके? कह रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये अब कंपनी की बात कर रहा है, मैंने अभी तक इंडिविजुअल की कंडीशन पढ़ाई है। पहली कंडीशन क्या पढ़ाई है कि अगर इंडियन इन इंडिया है तो ऑलवेज है, फॉरनर इन इंडिया है उसके लिए अभी मैंने बताया नहीं कहाँ कहाँ, कंपनीज हो गया और भी कुछ कुछ चीजें हैं, तो हम मोर देन 1 year की कंडीशन देखेंगे, ठीक है। अब क्या क्या चीजें बिल्कुल इंक्लूड नहीं होती, वो है आपके इंडिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सामने लिखा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, UNO एक्सेट्रा विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNO है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ये पूरे वर्ल्ड के बेनिफिट के लिए काम कर रही है, क्राई, ठीक है। तो वो बच्चे जो है पूरे उस बच्चों के लिए काम करती है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के बेनिफिट के लिए, तो पूरी दुनिया के बेनिफिट के लिए रिप्रेजेंट कर रही है ये, पूरी दुनिया के लिए काम कर रही है, पूरी दुनिया के लिए एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है ये। तो इंडिया को क्या कभी ये रिप्रेजेंट करेगी? नहीं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम कर रही है, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? पूरी दुनिया के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो क्या वो कभी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी? नहीं करेगी। तो इसीलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितना मर्जी समय हमारे यहाँ पे काम कर ले, वो कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होता। UNO वर्किंग इन इंडिया फ्रॉम पास्ट 10 years, नेवर। क्यों भैया? क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड के लिए काम कर रहा है, हमारे लिए नहीं कर रहा सोलली, ठीक है जी। मतलब सोलली ऐसा नहीं है, जैसे कोई कंपनीज है जिसकी ब्रांच यहाँ काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो यहीं के लिए कमा रही है, यहीं के लिए कर रही है ना, लेकिन वो अपने चाहे कंपनी में हेड ऑफिस में बाद में प्रॉफिट भेज रही है, बट अर्निंग इन इंडिया, एम्प्लॉयज वगैरह सारी चीजें है ना, यहाँ पर क्या है, ये पूरे वर्ल्ड के बेनिफिट के लिए, कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं है। तो मैम ये कौन सी कंट्री के होंगे? किसी के भी नहीं होंगे, कंट्री ऑफ ओरिजिन जहां से ये आए हैं बस, ठीक है। सिमिलरली फॉरेन एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसी क्या होता है? आप लोगों ने जैसे मूवीज वगैरह देखी है, PK मूवी, और कोई भी ऐसी मूवी, बजरंगी भाईजान, डंकी, कोई भी ऐसी मूवीज जिसके अंदर आपका बेसिकली ना कि जो इंडियंस वगैरह हैं या कोई भी है जो बाहर जाता है घूमने के लिए, उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, और बाहर प्रॉब्लम होती है और वो जेल में जा रहे हैं, कुछ इलीगल काम हो गया, कुछ हो गया, तो कहते हैं टॉक टू इंडियन एम्बेसी।
इसको इंडियन एम्बेसी से बात करवाओ, राइट। तो कोई इंडियन है तो इंडियन एम्बेसी से बात करो। पीके मूवी की अगर मैं बात करूं जिसमें आमिर खान था, सरफराज था, उसमें सरफराज से बेसिकली बात कराने के लिए वो आपकी एम्बेसी से, उसकी पर्टिकुलर एम्बेसी से बात हुई थी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अगर हम बाहर जाते हैं और हमें कोई पर्टिकुलर दिक्कत आती है, अमेरिका में मैं गई हूँ घूमने के लिए, मेरे को प्रॉब्लम आई है, भाई मेरी कौन सुनवाई करेगा उधर, मेरे को जेल में डाल दिया किसी इलीगल चीज में करके, तो मेरा कौन है उधर, मेरा है उधर इंडियन एम्बेसी। वो हमारे लोगों की मदद के लिए वहां बैठे हैं, इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स एंड ऑल। सिमिलरली बाहर वाले लोगों की मदद के लिए इंडिया में भी तो कोई एम्बेसी होगी, रशियन एम्बेसी हो गई, अमेरिकन एम्बेसी हो गई, चाइनीज एम्बेसी हो गई, जापानीज एम्बेसी हो गई। ये सारे क्या हैं आपके, रशियन एम्बेसी रशियंस की मदद के लिए, चाइनीज एम्बेसी चाइना के जो लोग हैं उनकी मदद के लिए, चाइनीज के लिए, जापानीज एम्बेसी जापान के लोगों की मदद के लिए। उन लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, क्योंकि उन्हीं की मदद कर रहे हैं वो। जैसे इंडियन एम्बेसी बाहर है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिया की मदद कर रही है, इंडियंस की मदद कर रही है। तो यहाँ पर जो फॉरेन एम्बेसी है वो यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अपनी खुद की कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो जितना मर्जी समय काम कर ले, वो हमारा मेंबर कभी भी नहीं होगा, वो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया कभी भी नहीं होगा। तो फॉरेन एम्बेसी नेवर। बट इनके एम्प्लॉयज, मैम अगर इंडियंस हैं कोई, वो फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, तो आ गया समझ, रुको रुको बता रही हूँ। इनके एम्प्लॉयज का क्या कहना है, तो इनके एम्प्लॉयज का क्या कहना है, तो यहाँ पर कह रहे हैं बट एम्प्लॉयज ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल WHO इन इंडिया, WHO इंडिया में काम कर रही है, उसके 2 एम्प्लॉयज है, इंडियंस, देखना ध्यान से, इंडियंस वर्किंग इन WHO वर्किंग इन इंडिया। इंडियंस जो है वो WHO में काम कर रहे हैं इन इंडिया। तो हमने इसमें क्या क्या देखना है, इंडियंस इन इंडिया, ये क्या होता है, ऑलवेज। तो इंडियंस जहां मर्जी काम करें इंडिया के अंदर, वो हमेशा हमारा नॉर्मल रेजिडेंट होगा, राइट। तो ये ऑलवेज है। फॉरनर यानी कि अमेरिकन वर्किंग इन WHO इन इंडिया, यहाँ पर कंडीशन लिखी होगी फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 ईयर्स, फॉर 7 ईयर्स, फॉर मोर देन 1 ईयर। तो मोर देन 1 ईयर होगा तो हमारा है, वरना नहीं है। सेम कंडीशन अभी यही बता रखी है मैंने, इंडियंस इन इंडिया ऑलवेज है, फॉरनर के लिए मोर देन 1 ईयर है। तो मैम एम्प्लॉयज के लिए तो यानी सेम कंडीशन है, बस आपने 2 एक्सेप्शन बताई है, एक तो नॉर्मल रेजिडेंट वाली और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली। हाँ वो कभी भी नहीं होंगे। लेकिन फॉरेन एम्बेसी में एक छोटा सा ट्विस्ट और आ रहा है, बस ये लास्ट लेवल है। फॉरेन एम्बेसी के एम्प्लॉयज हैं अगर, तो इंडियन है तो भाई इंडियन इन इंडिया, इंडियन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, सब गायब हो गया, इंडियन इन इंडिया। तो भैया अपना है, खत्म। तो इंडियन जहां मर्जी काम करें, हमारे ही हैं यार, दफा दफा थोड़ी कर देंगे, काम ही नहीं करेगा कोई उनके वहां पे, नहीं तो ऑलवेज। लेकिन फॉरनर, अब पता है हम क्या इसमें एक छोटी सी असम्पशन लेके चल रहे हैं। जैसे अगर रशियन एम्बेसी इंडिया में काम कर रही है ना, तो या तो वो बेसिकली इंडियंस लोकल पीपल के साथ काम करेगी, प्लस वो अपने खुद के ऑफिशियल्स रशियन पीपल, जो रशियन ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो बाहर से बुलाकर यहाँ पर इंडिया में उसको काम करवाएगी। जापानीज एम्बेसी है तो या तो वो इंडियंस के साथ काम करेगी, प्लस वो अपने जापानीज के जो ऑफिशियल्स वगैरह हैं उनको बुलाएगी साथ में काम करने के लिए, हेड करने के लिए। तो जापानीज एम्बेसी में 2 टाइप के लोग काम कर रहे हैं, या तो इंडियंस है या जापानीज है। तो वो लोग किसकी मदद के लिए कर रहे हैं, जापान की मदद के लिए। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जापान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए फॉरनर इन फॉरेन एम्बेसी नेवर है, फॉरनर इन फॉरेन एम्बेसी नेवर। तो नेवर वाली 3 हो गई, नेवर वाली 3 हो गई। कौन कौन सी हो गई बता दो जरा। सबसे पहले हो गई आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेवर, फॉरेन एम्बेसी नेवर, फॉरनर इन फॉरेन एम्बेसी नेवर, और उसके अलावा इंडियन इन इंडिया ऑलवेज, फॉरनर इन इंडिया ऑलवेज। एक चीज और, व्हाट अबाउट इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका। भाई अगर मैं उनकी एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया को नहीं कंसिडर कर रही, तो मेरी एम्बेसी जो बाहर है, क्या वो उसको अपना मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो वाइसा वर्सा, बिल्कुल मिरर दिखाते हैं वो, वाइसा वर्सा चलेंगे। तो इंडियन एम्बेसी हमेशा मेरा हिस्सा है। इंडियन एम्बेसी मतलब इंडिया ही समझ लो, इंडियन एम्बेसी मतलब इंडिया ही समझ लो। तो अगर मैं बोलूं इंडियन वर्किंग इन, ध्यान से सुनना, धीरे धीरे करके सुनना, इंडियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका, ये क्या होगा, इंडियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका। इंडियन इन इंडिया तो चलो रट लिया तुमने, ऑलवेज है। अब ये तो इंडियन इन अमेरिका हो गया, लेकिन इंडियन एम्बेसी है भाई, इंडियन एम्बेसी इंडिया ही है। तो इंडियन एम्बेसी है अमेरिका में, लेकिन वो इंडिया ही थप्पा मार के वहां बैठी है अपना,
तो इसमें क्या है, इसका मतलब वो इंडियन इन इंडिया ही है। तो इंडियन एम्बेसी के अंदर जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो मेरे ही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ फॉरेन एम्बेसी में जो फॉरेनर काम कर रहे हैं उसे कभी हम अपना नहीं बना रहे। ऐसी मेरे इंडियंस जो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं वो उनके लिए फॉरेनर है, वो कभी उन्हें अपना नहीं बनाएंगे, बिल्कुल मिरर इमेज दिखाएंगे। जैसा हम उनके साथ ट्रीट करेंगे वैसा वो हमारे साथ ट्रीट करेंगे। राइट, सेम रूल है। तो इंडियन इन इंडियन एम्बेसी इन आउटसाइड कंट्री अब्रॉड, तो वो हमारा ही है क्योंकि इंडियन एम्बेसी इंडिया ही है। मैं इसको कंक्लूड करती हूँ क्योंकि काफी सारे फोल्ड्स थे इसके अंदर, देखना जरा। तो कह रहे हैं ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं यहाँ से देखो दूर से खड़े होकर बोल देती हूँ, आप इसके मीनवाइल स्क्रीनशॉट ले लो और लिखना है तो लिख लो। इंडियन इन इंडिया ऑलवेज, वेदर इट इज वर्किंग इन एनी कंपनी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फॉरेन एम्बेसी, जहां मर्जी काम कर रहा हो। फॉरनर इन इंडिया मोर देन 1 ईयर की कंडीशन लगेगी। ठीक है, कहाँ पर? कोई भी कंपनी में काम कर रहा है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तब भी मोर देन 1 ईयर है। लेकिन क्या क्या चीजें नेवर है? 3 चीजें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन एम्बेसी, फॉरनर इन फॉरेन एम्बेसी, नेवर। और ये रेड मार्क क्या है? जो बाहर हमारे बेचारे इंडियन एम्बेसी जो है वो काम कर रही है, इंडियन एम्बेसी इंडिया ही है, तो ये भी ऑलवेज है। ठीक है जी, समझ में आया 100%। इस पे करते हैं क्वेश्चंस। इसको मैं कर रही हूँ रब और दिखा रही हूँ क्वेश्चंस। जस्ट अ सेकेंड, देखो। तो यहाँ पर कह रहा है इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। इंडियन एम्बेसी क्या है भाई? इंडिया ही है। इंडियन एम्बेसी क्या है? इंडिया ही है। तो इंडियंस इन इंडिया, तो ये क्या होगा? ऑलवेज, यानी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा, क्योंकि ये कभी इसको अपना हिस्सा नहीं मानेंगे। सिमिलरली जापानीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 मंथ्स, एक जापानीज टूरिस्ट है भाई, घूमने आया 2 महीने के लिए, चला जाएगा, तो ये क्या है हमारा? नॉट नॉर्मल रेजिडेंट है, 2 मंथ्स। अच्छा, वन मोर थिंग, जो टूरिस्ट होते हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जो हर रोज बॉर्डर पार करते हैं, वो उसी कंट्री ऑफ ओरिजिन के होते हैं जहां से वो आए हैं। तो मतलब कोई क्रू मेंबर्स हैं जो बेसिकली कहीं काफ़ी टाइम तक काम से बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली सरहद पे वहाँ पे लड़ रहे हैं, इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, या समथिंग समथिंग, या फिर कोई शिप वगैरह के मेंबर्स हैं, बॉर्डर वाले लोग हैं जो रोज बॉर्डर पार करते हैं, काम करके वापस आ जाते हैं, वो सारे के सारे कंट्री ऑफ ओरिजिन के ही माने जाएंगे नॉर्मल रेजिडेंट, दैट इज नॉर्मल स्पेशल केस। ठीक है, इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग क्रिकेट मैच, इंडियंस जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं, जो अब तो खैर दिक्कत ही है, तो इंडियंस जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? एक सेकेंड, हाँ जी, तो इंडियंस जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं फॉर वॉचिंग क्रिकेट मैच, तो वापस आ जाएंगे भाई, अपने ही है, तो हमारा क्या हो गया? ये नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद आपका इंडियंस वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 मंथ, इंडियन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस अमेरिका में जो है, तो इंडियन इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर है तो वो अपना नहीं मानेंगे, तो भैया अपना ही है, हमारा ही है। जो ट्रीटमेंट हम फॉरेनर को यहाँ देंगे, फॉरेनर अगर लेस देन 1 ईयर काम करेगा तो उनका है, ऐसे इंडियन अगर उधर लेस देन 1 ईयर काम करेगा तो वो अपना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि लेस देन 1 ईयर है। नीचे के ये 3 है, ये आपका होमवर्क है, इसको करके आना, जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हो आप। यहाँ पर हज पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं तो वापस आ ही जाएंगे, फॉरेन टूरिस्ट है आपका 1 मंथ के लिए आया है तो वो उन्हीं का ही है, हमारा नहीं है। और इंडियंस वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस इन इंडिया, तो इन इंडिया इंडियंस, तो किसका है वो आपको पता है, तो ये आप कर लेना। ठीक है, एक छोटी सी चीज, सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में डिफरेंस। सिटीजनशिप क्या कह रहा है और रेजिडेंटशिप क्या कह रहा है? रेजिडेंटशिप तो अभी आपने मेरे साथ समझी है बहुत ही बढ़िया तरीके से। रेजिडेंटशिप क्या होता है आपका कि भैया इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करना चाहिए और मोर देन 1 ईयर इंडिया के अंदर वो काम कर रहा है, बाकी सारी कंडीशन। तो सिटीजनशिप क्या होता है? रेजिडेंटशिप इज इंडिया का निवासी, सिटीजनशिप इज आई एम एन इंडियन, हिंदुस्तानी है हम, ये होती है सिटीजनशिप। हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम, ये होती है रेजिडेंटशिप। ठीक है, तो सिटीजनशिप कैसे मिलती है? बाय लॉ या बाय बर्थ। आई एम बॉर्न इन इंडिया, आई एम एन इंडियन, तो मैं हो गई सिटीजन ऑफ इंडिया। आधार कार्ड मिलता है ना, ठीक है, तो वो सिटीजन को ही मिलता है, सिर्फ आधार कार्ड रेजिडेंट को नहीं मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आई एम बॉर्न इन इंडिया बाय बर्थ, या फिर मेरी शादी हुई है वहां पर, कोई फॉरेनर है उसने यहाँ पर मैरिज कर लिया है, तो बाय लीगली बेसिकली वो यहाँ पर सिटीजन हो गया बाय लॉ। ऐसा कहते हैं ना, आपने मूवीज में देखा होगा कि यार ग्रीन कार्ड के लिए बाहर जाकर गोरी मेम से शादी कर ली, राइट, तो वो क्या है आपका कि बेसिकली ग्रीन कार्ड इज द सिटीजनशिप। अगर किसी कंट्री की सिटीजनशिप चाहिए, डंकी मूवी में देखा था अगर आपने देखा हो तो, अगर किसी, हाँ मैं बहुत मूवीज देखती हूँ, तो अगर किसी बेसिकली मूवी के अंदर हमारा मूवी सॉरी
तो अगर किसी बाहर हमने किसी फॉरेनर से मैरिज कर लिया, हमें उसका रेजिडेंटशिप चाहिए था, तो हमने उसको क्या किया, हमने उसको शादी कर ली, वहां पे रह तो रहे थे 1-2 साल से, रेजिडेंटशिप तो मिल गई, लेकिन हमें सिटीजनशिप चाहिए अब, कि भैया सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में फ़र्क क्या है। मैं उस कंट्री में रह रही हूँ तो मुझे उसकी रेजिडेंटशिप मिल गई, थोड़े बेनिफिट मिलते हैं, सिटीजनशिप में पूरे बेनिफिट मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी, ये वो फलाना ढिंगाना, सिटीजन्स को बहुत बेनिफिट है बाहर, ऐसे इंडिया वालों को भी है, राइट। तो सिटीजनशिप बाहर की लेना बड़ा ही एक मुश्किल टास्क है, इतने आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि लीगली मिल रहा है अगर यू आर नॉट बोर्न इन दैट कंट्री, तो बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन अगर मिल जाता है तो बड़ा ही बेनिफिट्स हैं उसके, राइट। तो इसलिए लोग बाहर जाके बाय लॉ ट्राई करते हैं कि वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाए, ठीक है। सो सिटीजनशिप के लिए सिंपल है, बहुत डिटेल में नहीं आता, 1 मार्कर में आता है। सिटीजनशिप के लिए कह रहे हैं बाय बर्थ एंड बाय लॉ, और रेजिडेंटशिप की सेम कंडीशन है नॉर्मल रेजिडेंट की, कह रहे हैं एक बंदा एक कंट्री का सिटीजन और दूसरी कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अमेरिका में 5 साल से काम कर रही हूँ, मैं रेजिडेंट ऑफ अमेरिका हूँ, लेकिन मैं इंडियन हूँ, यानी मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, तो ऐसा हो सकता है। सिटीजन मोर देन 1 कंट्री या रेजिडेंट मोर देन 1 कंट्री नहीं हो सकता, एक टाइम पे एक ही होता है, लेकिन रेजिडेंट और सिटीजन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी द लास्ट कंसेप्ट। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या बता रहे हैं, सिंपल, बिल्कुल ये सिंपल वाला है, इसमें बहुत ज्यादा फोल्ड्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल कह रहा है, वो चीज मैं कब बोलूंगी कि भैया ये मेरी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन लाई कर रही है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आ रहा, तो सिंपल डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो उसी से ही देख लेते हैं। कह रहे जो भी आइटम, जो भी कंपनी, जो भी लोग, whatever may be, इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री टेरिटरी के अंदर काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का हिस्सा हैं। मैम सारे मतलब, हाँ, एनीथिंग, सीधा सीधा अगर लिखा है इन इंडिया, सीधा सीधा लिखा है इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्किंग इन इंडिया, फलाना वर्किंग इन इंडिया, कोई टाइम पीरियड नहीं है इसमें, इन इंडिया लिखा है, तो वो मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, सिंपल। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन सेम है आपकी, अगर फॉरेन एम्बेसी, रशियन एम्बेसी, चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया है, वो कभी भी नहीं होगा। सिमिलरली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कभी भी नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी कंपनी हो जाए, इसके अलावा कोई भी कंपनी हो जाए, वो सारी की सारी इन इंडिया लिखा है तो मेरा ही हिस्सा है। प्लस जैसे फॉरेन एम्बेसी का भी हमारा हिस्सा नहीं है, ऐसे इंडियन एम्बेसी का भी बाहर वालों का हिस्सा नहीं होगा, ये छोटा सा डॉट इंडिया ही है, तो इंडियन एम्बेसी अगर बाहर है तो हमने छोटी इंडिया बाहर खोल रखी है, राइट। तो वो इंडिया हो गया, इंडिया की टेरिटरी में हो गया, तो वो हमेशा हमारा पार्ट रहेगा, तो यही रूल है बस इसके अंदर। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या कह रहा है, एनीथिंग इन इंडिया लाई कर रही है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, एक्सेप्ट फॉरेन एम्बेसी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इंडियन एम्बेसी तो है ही हमारा, तो वो चीज हमारा रूल है। क्या क्या हमारा है, इन इंडिया एंड इंडियन एम्बेसी, एक्सेप्ट क्या है, फॉरेन एम्बेसी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बट छोटी छोटी चीजें और, जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, जैसे आपका शिप्स और वेसल हो गया, जैसे इंडियन ओशियंस का हो गया जो हमारी टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आते हैं, ये सारी की सारी चीजें भी इंडियन की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही मानी जाएगी। जहां मर्जी फ्लाई कर ले, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा ही है, ऐसे थोड़ी है कि आज सिंगापुर में कर रहा है तो वहां का हो गया, आज अमेरिका में कर रहा है तो वहां का हो गया, नहीं, जहां फ्लाई कर ले, लेकिन ये इंडिया का ही हिस्सा है, ठीक है। क्वेश्चंस देखो इसमें, कह रहे इंडियन कंपनी इन लंदन, खत्म हो गई वहां पे बात। मैम इंडियन कंपनी है, बाहर में जाए, हमें क्या देखना है, डोमेस्टिक टेरिटरी ओनली। इन इंडिया लिखा है मेरा है, इन फॉरेन कंपनी लिखा है, फॉरेन कंट्री लिखा है उनका है, सिंपल। लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया है, कभी भी नहीं। इंडियन एम्बेसी मेरा है, सिर्फ यही रूल है, इन इंडिया इंडियन एम्बेसी माइन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन एम्बेसी नेवर, खत्म। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया मेरा है, डोमेस्टिक टेरिटरी में लाई करेगा, यस। कंपनी इन इंडिया ओन बाय एनीवन, यार, यस। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क, नो, न्यूयॉर्क में है, इन इंडिया नहीं लिखा, चाहे जिसने मर्जी ओन कर रखी हो। एंड सिमिलरली ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया है, यस। इंडियन एम्बेसी इन जापान है, भाई इन जापान करके काटने वाली थी, लेकिन हमारी इंडियन एम्बेसी है ये, इंडियन एम्बेसी तो इंडिया ही होता है, ठीक है जी। सिमिलरली रशियन एम्बेसी, ये ऊपर वाला आपका होमवर्क है, इजी है, बट ठीक है, मैं कुछ डिफरेंट देख रही हूँ बस, ठीक है। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, इन इंडिया करके टिक करने ही वाली थी, लेकिन ये तो रशियन एम्बेसी है भाई, एम्बेसी कभी भी नहीं आती, तो ये हो जाएगा एक नो, नॉट। टाटा रेंटेड इज बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, टाटा जो मर्जी करे बाहर देख लेना अपना है या नहीं है। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना,
तो देख लो ये अपना है या नहीं, राइट। तो ये होमवर्क है एंड होपफुली आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले तो हमने पढ़ा स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट, राइट। उसमें एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक होता है, ड्यूरिंग अ पीरियड आपका फ्लो होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे हमने। उसके बाद हमने देखा आपका नॉर्मल रेजिडेंस की कंडीशन, इंडियन इन इंडिया है अपना ही है, फॉरनर है मोर देन 1 ईयर करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला भी मोर देन 1 ईयर चलता है। बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन एम्बेसी एज अ कंपनीज एज अ ऑर्गेनाइजेशन कभी भी हमारा हिस्सा नहीं होंगे। सिमिलरली उनमें जो फॉरेनर काम कर रहे हैं इन फॉरेन एम्बेसी वो भी हमारा हिस्सा नहीं होंगे, राइट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉरेनर है वो मोर देन 1 ईयर की कंडीशन है। इंडियन एम्बेसी हमेशा हमारा है, तो हमारा कौन कौन है, फॉरेनर मोर देन 1 ईयर, या फिर इंडियन इन इंडिया, या फिर इंडियन एम्बेसी, और उसके अलावा वाले 3 चीजें नेवर। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इन इंडिया लिखा है मेरा ही है, इंडियन एम्बेसी मेरा ही है, बस 2 चीजें नहीं है, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन एम्बेसी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा आपके तीनों कंसेप्ट, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। एंड कुछ भी दिक्कत रहती है, कोई होमवर्क में दिक्कत रहती है तो जरूर पूछना। एंड बाय बाय।